नमस्कार, मेरा नाम है शोभी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को मेंटेनेंस के केस में जो इनकम एफिडेविट है उसको देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं इस चीज को सोचते हैं कि ना देना पड़े, लेकिन रूल है, नियम है, कानून है, तो फिर आपको वो एफिडेविट देना ही पड़ेगा, जिसमें कि आप अपनी इनकम और बाकी जो भी चीजें उनसे पूछी गई हैं वो सब कुछ आपको बतानी होती हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप इनकम एफिडेविट फाइल करते हैं तो क्या फायदे हैं और नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान है, क्योंकि दोनों में आपको फाइल करना ही है और अगर नहीं करेंगे इसका मतलब आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इस जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है या फिर 144 बीएनएसएस है, इन दोनों का मतलब क्या है, मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि जो केस फाइल बादनी ने किया है उसके अकॉर्डिंग पति और पत्नी दोनों कितने सक्षम हैं, कितनी उनकी कमाई है, कितनी अर्निंग है, क्या करते हैं, वो सब कुछ ऑन ओथ यानी कि ऑन एफिडेविट कहेंगे, जिससे कि माननीय न्यायालय को दोनों को समझने में और निर्णय देने में कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो और आसानी से जितना वो बता रहे हैं या इतना इनकम एफिडेविट में उसमें बताया गया है उसी के अनुसार दोनों की जो इनकम है उसको उसकी तुलना करते हुए, मतलब दोनों का जो निर्णय है कि भाई इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो कितना किसको देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, फिर नहीं देना चाहिए, तो वो सब चीजें जो है वो इनकम एफिडेविट के अनुसार ही माननीय न्यायालय जो है उस पर अच्छे से एक निर्णय दे पाते हैं। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि भाई जब ये रजनीश वर्सेस नेहा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके बाद से ही इनकम एफिडेविट लगना शुरू हुआ है। हर केस में अब मैंडेटरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे दैट मीन्स यू आर वायलेटिंग द लॉ। और अगर उस केस में, जिस केस में 125 सीआरपीसी जो केस है उस केस में अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए फायदे ही फायदे हैं और नुकसान कुछ नहीं है। उसकी नुकसान बस यही चीजें आप सोचते हैं कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी बता देंगे, इनकम बता देंगे तो पता नहीं कोर्ट कितना लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सच बोलिए, जितना भी आप बोल सकते हैं उतना सच बताइए। न्यायालय अपने अनुसार जो मतलब सामने का पार्टी है उसके अनुसार ही उतना ही दिया जाएगा जितना वो कैपेबल है। ऐसा नहीं है कुछ भी अननेसेसरी आपके ऊपर बांध दिया जाएगा। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो फिर माननीय न्यायालय जो है वो कुछ भी आपके ऊपर, मेंटेनेंस का केस में कुछ भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब बात करते हैं कि इस चीज का जो मतलब मेंटेनेंस का जो मैं इनकम एफिडेविट है उसको फाइल करना कितना जरूरी है और किस तरीके से जरूरी है। देखिए, इनकम एफिडेविट में जो आप मेंटेनेंस है उसमें आप अपनी इनकम, जितनी भी इनकम है वो बताएंगे, सब कुछ पूरा डिटेल उसमें लिखा होता है, क्या मुकदमे चल रहे हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है और बैंक वगैरह सब कुछ वो चीजें आपको सामने आती हैं। जितना भी आपको लगता है कि हम मैं इतना कमा लेता हूं उसमें आप उतना लिखें। दूसरा, ये इस चीज से आपको जिस समय निर्णय आएगा तो उस समय न्यायालय जो है इन सब चीजों को देखेगा कि भाई सामने लड़की जो है उसकी कितनी इनकम है और आपकी कितनी इनकम है, तो दोनों की इनकम को जो कंपैरिजन करते हुए जो भी सफिशिएंट लगेगा वो आपके ऊपर बांध दिया जाएगा। या फिर हो सकता है कि खारिज भी किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम दोनों की बराबर है या फिर ज्यादा है, लड़की की कम है, तो खारिज भी करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहीं पर ये डिपेंड करता है कि आपका ने जो इनकम एफिडेविट लगाया है या फिर नहीं लगाया है। अगर लगाया है तभी आप उस चीज का फायदा ले सकते हैं, नहीं लगाया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अब यहीं पर बात आती है जस्ट ऑपोजिट। अगर आप इनकम एफिडेविट नहीं लगाते हैं तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलो किया जा रहा है, यानी कि जो भी नियम कानून है उसके अनुसार ही आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा। तो अगर आपने वो इनकम एफिडेविट नहीं दिया और कोर्ट ने आपको आदेशित किया और उसके बावजूद ही आपने नहीं दिया, तो दैट मीन्स कि यू आर वायलेटिंग द लॉ। अगर जब आप लॉ के साथ खेल सकते हैं, लॉ के साथ धोखाधड़ी या फिर किसी प्रकार से कर सकते हैं, तो फिर सोचकर देखिए कि आप जो पत्नी है जो न्यायालय में न्याय के लिए आई है, तो फिर वो जो कह रही है वो सही है, इसका मतलब ये समझ लिया आता है। तो इसलिए आपको इनकम एफिडेविट लगाना है और सही जानकारी जो भी है आपकी वो आपको उसमें फिलअप करनी है। अब इसका एक मैं आपको जीता जागता उदाहरण बता देता हूं। जो अतुल सुभाष था, जिसने अभी मतलब जो रिसेंटली जो केस था बहुत ज्यादा, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कारण क्या था, वहां पर भी यही एक मेंटेनेंस का था, जो कि मैंने भी उसको वीडियो देखी थी, उसमें भी यही बता रहा था उसने कि उसके ऊपर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगा दिया गया। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसमें रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट था उसने उसमें नहीं लगाया था, यानी कि जो एफिडेविट था, इनकम एफिडेविट, उसको लगाना चाहिए था, उसने नहीं लगाया। और इसीलिए कोर्ट से देखिए,
कोर्ट ने इसीलिए उस पर ज़्यादा मेंटेनेंस बांधा, क्योंकि जो पत्नी कह रही है फिर वो सही है, और हो सकता है कि वो पूर्णतः झूठ बोल रहा है वो लड़का। तो इसीलिए आपको जो है इनकम एफिडेविट लगाना है। अब ये देखिए, कोर्ट जो है, न्यायालय आपके लिए है और न्याय देने के लिए है। अगर आप ही कुछ अन्याय करेंगे कोर्ट के साथ में, या फिर आप ही किसी प्रकार से कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तो सोचकर देखिए कोर्ट तो आपको पनिशमेंट देगा ही देगा। तो आपको वो कोर्ट की बात माननी चाहिए, जिस दौरान जो है आपको हर एक बात जिस तरीके से कोर्ट न्यायालय दे रहा है, क्योंकि कोर्ट जो है वो किसी प्रकार से किसी आपका अपना नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति का, एक लड़की का ही हो, लड़के का हो, ऐसा नहीं है। कोर्ट जो है वो सभी का है, और कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्याय देने के लिए बैठे हुए हैं, यानी कि उनके द्वारा जितना न्याय दिया जा सके उतना न्याय। लेकिन जब आप कोर्ट के साथ ही अन्याय करेंगे तो फिर कोर्ट आपको न्याय कैसे दे सकता है? ये भी क्वेश्चन मार्क वाली बात है, क्योंकि आपको समझना है कि वो मुझे सही तरीके से अपनी जो भी बात है माननीय न्यायालय के सामने रखें। अगर आपकी गलती है, आपका कुछ है, तो आपको दंड मिलेगा, और दूसरे को गलती है, दूसरे को दंड मिलेगा। वो कोर्ट जो है वो किसी के साथ बायस्ड नहीं है, और ना ही किसी के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव है। बस ये है, कुछ लोगों को, कुछ फैमिलीज को लगता है कि सर महिला की सुनी जाती है। महिला की सुनी नहीं जाती है, महिला की बात इसलिए बात मानी जाती है क्योंकि कोर्ट जो है वो जो धाराएं बनाई है, जो कानून बनाया गया है, वो महिलाओं के लिए बनाया गया है। अब सोचकर देखिए कि 125 सीआरपीसी है, तो 125 सीआरपीसी महिला के लिए बनाई गई है, कहीं पुरुष के लिए, कहीं इसमें बताया गया है कि पुरुष को भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। और ऐसा भी आप सोचकर देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि हर पुरुष सक्षम है, महिला बिल्कुल सक्षम नहीं है। तो ये कानूनी रूप से ही चीजें जब बनाई गई हैं, तो फिर कोर्ट भी क्या करेगा बताइए? तो यहां पर कोर्ट को भी ये समझना पड़ जाता है कि 125 सीआरपीसी है, लड़की मेंटेनेंस लेने के लिए आई है, तो आपको देना है। आपके ऊपर कितना बॉन्ड किया जाए, कितना बांधा जाए, कितना नहीं बांधा जाए, वो सब कुछ न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। तो न्यायालय को आप सही जानकारी और जो भी बात सामने आती है वो दें, और इनकम एफिडेविट जरूर फाइल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा, और आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर आपको वही चीज आ जाएगी कि आपने इसमें इनकम एफिडेविट फाइल क्यों नहीं किया। तो आपको करना ही है, जैसा भी है, जो भी बात आपके साथ है, आपकी जो भी मतलब केस से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब कुछ उसमें लिखें और इनकम एफिडेविट लगाएं। लोगों का जो मानना है, जो कहते हैं सर कि महिलाओं को ही सुना जाता है कानून में, पुरुषों को नहीं सुना जाता है, ऐसा गलत है। आप ये चीजें सोचते हैं कि महिलाओं को सुना जाता है। आप मेंटेनेंस 12 DB 498A, ये सब महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं। तो महिलाओं के लिए जब कानून बनाए गए हैं, तो कानून में पुरुषों के लिए कहाँ जो बात कही जा रही है, बस वही बात सुन ली जाएगी। और ज्यादातर तो महिलाओं के लिए कानून है, तो महिलाओं के लिए ही सुनाया जाएगा। बाकी पुरुषों का तो बस यही है कि अपनी बात साथ में रखें, और या फिर वो अपनी बात सही से कह सकते हैं, या अपने आप को साबित कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कितना भी आप लड़ लीजिए, महिला के पक्ष में ही आता है अधिकतर। और DB भी है, वो भी महिला के पक्ष में आता है। 498 है, वो क्रिमिनल है, अगर उसने एविडेंस दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप उसमें बरी हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी है कि कोई कोर्ट बायस्ड नहीं है, कोई कोर्ट में कोई भी न्यायालय किसी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके पास एक नहीं हजारों केसेस हैं, सुबह से लेकर शाम तक सभी के लिए यही एक प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है। तो वहां पर आपको समझना है कि मुझे न्यायालय से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बस ये है, न्यायालय में न्याय के लिए आप गए हैं, तो न्याय लेने के लिए भी आपको न्यायोचित प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो बस मैं इतना ही करना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के, दूसरे लेके जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत